आज के लेक्चर में हमारा डिस्कशन होगा रिगार्डिंग द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और इसमें हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे पेनिसिलिन, cephalosporins, carbapenems और मोनोबैक्टम्स का। और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हम जानेंगे। क्वेश्चन होगा, उसका आंसर हम जानने वाले हैं आज के लेक्चर में। और ये क्वेश्चन जो है तकरीबन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कि वो इसका आंसर जानना चाहते हैं। वेल, क्वेश्चन को भी बताऊंगा और उसका आंसर भी लास्ट में। पहले हम आते हैं टुवर्ड्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हमारी जितनी भी एंटीबायोटिक्स से बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स, उन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक जैसा है। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? रीजन बिहाइंड ये कि इन सब में होता है बीटा लैक्टेम रिंग। अब ये देखो, ये हमारे पास ये जो स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बीटा लैक्टेम रिंग। और ये थाइज़ोलिडीन रिंग है। तो ये बीटा लैक्टेम रिंग जो है वो इन सब में एक जैसा है। पेनिसिलिन, cephalosporins, कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टम्स, जिनकी वजह से इन सबको कहते हैं बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स। तो इनकी वजह से क्या हुआ, इनका एक्शन भी एक जैसे हुआ। ये बात तो आप लोग मेंशन कीजिए। फिर उसके बाद हम आते हैं टुवर्ड्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। पहले मैकेनिज्म जानते हैं, फिर उसके बाद वो जो क्वेश्चन मैंने कहा उसकी तरफ आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये समझ लें कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का। साइटोप्लाज्म के बाद साइटोप्लाज्म को कवर करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके ऊपर जो है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, इसका नाम क्या है, ट्रांसपेप्टाइडेज। हमारे पास बहुत सारे ट्रांसपेप्टाइडेजेस होते हैं, जिनमें से एक ट्रांसपेप्टाइडेज जो सेल मेम्ब्रेन पर होता है, जिसका नाम है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। वेल, और इसको ट्रांसपेप्टाइडेज भी आप लोग यहाँ पर ही कह सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग जानते हैं कि हमारे पास बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म के ऊपर सेल मेम्ब्रेन, फिर मेम्ब्रेन के बाद जो है सेल वॉल होता है, जनरली स्पीकिंग। ओके, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। और यहाँ पर लेक्चर के मुताबिक हमारा जो मेन फोकस है वो साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के ऊपर होगा। तो साइटोप्लाज्म के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म को घेरा होता है, उस पर होता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, ट्रांसपेप्टाइडेज जिसे कहते हैं। और फिर उसके ऊपर जो होता है सेल वॉल होता है। ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है असल में रिस्पॉन्सिबल है इस सेल वॉल की सिंथेसिस करने के लिए। पहले इसका मैकेनिज्म जान ले कि कैसे ये सिंथेसिस करता है। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को हम लोग ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है पेप्टाइड को क्रॉस लिंक करना। अभी पेप्टाइड कहाँ पर है? आप लोग जानते हैं कि आपका जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ द नैम नेग यूनिट्स, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लाइकोज अमीन। तो यहाँ पर हमारे पास ये नैम नेक यूनिट्स होते हैं, यहाँ पर एक यूनिट, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे यूनिट्स जो है वो कंबाइन करते हैं, फिर हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन की चेन बनाते हैं। और ये चेन एक दूसरे के साथ फिर बाय मीन ऑफ पेंटापेप्टाइड, ये देखो, ये एक पेंटापेप्टाइड, ये दूसरा, तो ये पेंटापेप्टाइड फिर एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक करते हैं और सेल बनाता है। ये पेंटापेप्टाइड की क्रॉस लिंक करवाना जो है ये असल में ये कौन करता है? ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन करता है, ट्रांसपेप्टाइडेज। इसी इसको बोलते हैं ना ट्रांसपेप्टाइडेज, कि ये पेप्टाइड जो है इन दोनों को क्रॉस लिंक करवा रहा होता है। तो इन शॉर्ट कह लीजिए आप लोग कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे हम लोग ट्रांसपेप्टाइडेज कहते हैं, ये असल में रिस्पॉन्सिबल है इन पेंटापेप्टाइड्स की क्रॉस लिंक करवाना। जब ये क्रॉस लिंक करेंगे तो सेल वॉल बन जाएगा। वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी हम करते क्या है, अगर हम पेनिसिलिन, cephalosporins, कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टम्स लेते हैं और देते हैं तो फिर उससे क्या होता है? तो ये सारे मेडिकेशन जो है मींस बीटा लैक्टेम जो है एंटीबायोटिक्स, वो हम जब देते हैं वो टारगेट करते हैं इस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को। इस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जब वो बाइंड करते हैं तो वो इसकी जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करते हैं। यहाँ पर मैंने पेनिसिलिन सिर्फ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग इन सब के लिए मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप लोग समझ लें कि सिर्फ आपने पेनिसिलिन लिया, ये पेनिसिलिन इनहिबिट करेगा ट्रांसपेप्टाइडेज को, ये हमारा पीपीबी जो है, इसको जब इनहिबिट करेगा तो इससे फिर क्या होगा? फिर ये क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, तो सेल वॉल जो है वो कमजोर हो जाएगा। और साथ में यही पेनिसिलिन जब बाइंड करता है इस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, इसी के साथ साथ ये जो है ऑटोलाइसिस को एक्टिवेट करते हैं। देखो, इनहिबिट द ट्रांसपेप्टाइडेज और पॉजिटिव साइन यहाँ पर लिखा प्लस, जिसका मतलब है ऑटोलाइसिस को एक्टिवेट करना। ये यहाँ पर ऑटोलाइसिस को एक्टिवेट करवाएगा, जिससे ये लाइसिस का अमल जो है वो इंक्रीज करेगा, सेल वॉल को तोड़ेगा। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक जो क्रॉस लिंकिंग थी वो नहीं हो रही बाय मीन ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेज इनहिबिशन, जो किसने किया? जो हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ने किया। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ने इसको इनहिबिट किया, और साथ में इसी ने जब ये इनहिबिट हुआ तो इसने एक्टिवेट किया था ऑटोलाइसिस को, वो मजीद तोड़ फोड़ कर रहे हैं। एक तो हमारा सेल वॉल बन नहीं रहा था, दूसरा ये ऑटोलाइसिस जो है वो मजीद उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो फिर इससे क्या होगा, ये सेल वॉल बहुत कमजोर हो जाएगा, और इसके कमजोर होने के बाद
यहाँ से क्या होगा, बाहर से फ्लूइड जो है वो इनटेक करेगा, साइटोप्लाज्म की तरफ आएगा। तो ये फ्लूइड जब साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा तो फिर से क्या होगा, सपोज कि हमारे ये बैक्टीरियम है, बाहर से फ्लूइड का एंट्री हुई इनसाइड द बैक्टीरियम। तो जब ये फ्लूइड इंटर हुआ, एफ लिखा लो फ्लूइड, तो ये फ्लूइड पर एक्सर्ट करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। वॉल को तो इसे क्रॉस किया, अभी यहाँ पर सेल वॉल जो है वो इस तरह से हो गया, कमजोर हो गया है। तो फिर ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो सेल वॉल देता है। मेम्ब्रेन सिर्फ क्या करता है, ये होल्ड करता है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को। तो ये जो फ्लूइड इंटर हुआ, इसने जो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट किया, उसकी वजह से ये जो हमारा मेम्ब्रेन था ये फिर बर्स्ट कर जाएगा, क्योंकि फिर ये जो प्रेशर है ये बहुत बढ़ जाएगा और सवाल भी नहीं है, तो जिससे फिर ये मेंटेन नहीं कर पाएगा और ये बैक्टीरियम की बर्स्ट होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइसिस हो जाएगी, किसकी, हमारे बैक्टीरियम की। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दीज आर एक्चुअली द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर एक्चुअली बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स। वेरी सिंपल। अब आते हैं टुवर्ड्स हमारा मेन क्वेश्चन, कि अगर इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक जैसा है, पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है, कार्बापेनम्स है, मोनोबैक्टम्स है, तो फिर इनको हम लोग सिर्फ एक ही क्यों नहीं देते? फिर हम लोग क्यों सेफेलोस्पोरिन को सिलेक्ट करते हैं, क्यों कार्बापेनम्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर क्यों हम मोनोबैक्टम्स की तरफ जाते हैं? वेरी सिंपल आंसर, वो ये कि पेनिसिलिन के खिलाफ जो है कुछ बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन तो ये भी बनता है ना, तो फिर वो बैक्टीरिया तो सेफेलोस्पोरिन्स, कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टम्स के खिलाफ भी तो इनको रेजिस्टेंस करना चाहिए। अगेन सिंपल आंसर, वो इस तरह आंसर है कि हमारे जो पेनिसिलिन है इनमें होता है बीटा लैक्टम, इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी है, इन सब में है। मतलब पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टम्स, इन सब में बीटा लैक्टम रिंग है। लेकिन जो हमारे पास नेक्स्ट रिंग है ये बीटा लैक्टम है, इसके साथ जो है यहाँ पर इमिडाजोल रिंग, इसमें जो है चेंजिंग होती है। तो सेफेलोस्पोरिन में भी बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ और सिर्फ साइड चेन जो है वो पेनिसिलिन सेफेलोस्पोरिन के डिफरेंट है। लेकिन कार्बापेनम्स में यहाँ पर जो एक सल्फर होता है पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में, इसमें पेनिसिलिन में यहाँ पर सल्फर होता है, लेकिन जो कार्बापेनम है उसमें ये सल्फर जो है वो कार्बन से चेंज हो जाता है, सल्फर जो है वो कार्बन से चेंज हो जाता है। और साथ में जो मजीद अल्काइल ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर अटैच होते हैं साइड पर, वो भी चेंज होते हैं। तो जिसकी वजह से अभी स्ट्रक्चरल चेंजिंग आता है। अभी देखो मोनोबैक्टम का क्या मतलब है, मोनो मीन्स वन, बैक्टम ये असल में एक बीटा लैक्टम रिंग होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं बीटा लैक्टम मोनोबैक्टम। तो मोनोबैक्टम क्या है, इसमें सिर्फ एक होता है और वो भी फ्री होता है। यहाँ पर क्या है, पेनिसिलिन में रिंग है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, इन सब में रिंग्स हैं। लेकिन बाद में जो चेंजेस है वो है तो हमारे पास साइड चेन में होता है, या फिर ये जो इमिडाजोल स्ट्रक्चर है इसमें चेंज होता है, जिसकी वजह से ये इनके जो फिर रेजिस्टेंस है वो फिर उसमें तब्दीली आती है। इसीलिए पेनिसिलिन की जब रेजिस्टेंस हुई फिर सेफेलोस्पोरिन्स आए, सेफेलोस्पोरिन्स की थोड़ी सी रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई, फिर उसके बाद कार्बापेनम्स और मोनोबैक्टम्स आए, जिनकी रेजिस्टेंस तकरीबन जो है वो कम है एज कम्पेयर टू सेफेलोस्पोरिन्स और पेनिसिलिन्स। और ये जो रेजिस्टेंस है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारे पिछले वीडियोस में, कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो बीटा लैक्टेमेज जो है वो बनाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे जो बीटा लैक्टम रिंग है इन एंटीबायोटिक्स का, वो उसको तोड़ लेते हैं। फिर इनका जो एक्शन है वो मजीद उन बैक्टीरिया पर नहीं होता, क्योंकि ये जो बीटा लैक्टम रिंग है वो टूट चुका होता है। वेल तो इनमें जो है कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टम्स में इनमें तकरीबन इतनी एबिलिटी होती है कि ये जो बीटा लैक्टमेज हैं उनके खिलाफ मतलब ये स्टैंड कर सकते हैं, मतलब ये फिर भी इफेक्टिव होते हैं, अगरचे कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो बीटा लैक्टमेज बना भी लेते हैं। तो ये हुआ मेरी तरफ से शॉर्ट टू द पॉइंट अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।